Hello everyone, in today's class we are going to discuss elasticity of demand. See, first understand what is elasticity of demand. The degree of responsiveness of demand to a change in any of its determinant is called elasticity of demand. It means percentage change in demand due to percentage change in any of its determinant. We already discussed in the previous video there are lots of determinant of demand like price of a commodity, price of related goods, income of consumer, future expectation about price, taste and preferences, size of consumer group. There are lots of factors which impact the demand of a commodity. All those factors are called determinant of demand. If we see the effect of each and every determinant on the demand of a commodity is called the elasticity of demand. Suppose if we are talking about the price determinant, then percentage change in demand due to percentage change in price. If we are talking about the income determinant, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. Suppose if we are talking about substitute and complementary goods, then the elasticity is cross percentage change in demand of X due to percentage change in price of Y. मीन्स अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज चेक करते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. There are lots of elasticity of demand. First elasticity is price elasticity of demand. जितने भी आपके डिटर्मिनेंट हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हर एक चीज़ के लिए आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. तो पहले हम मीन इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ईपी यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यू कैन स्टेट्स दैट the responsiveness of change in demand due to change in price of a commodity is called price elasticity of demand. There are various methods of calculating price elasticity. First one is total expenditure or total outlay method. Second one is percentage method. Third one is midpoint method or arc method. And then point method when you have given demand function. One by one we are going to discuss all these methods. First one is total expenditure method. अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड से इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्राइस और एक्सपेंडिचर का चेंज. अगर प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, तो उसको हम इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन वन. यानी ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब क्या है, फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. प्राइस अप, टोटल एक्सपेंडिचर डाउन, प्राइस डाउन, टोटल एक्सपेंडिचर अप. यूनिटी का मतलब है प्राइस अप हो या प्राइस डाउन हो, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं आता. और लेस देन यूनिटरी का मतलब है फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, प्राइस अप, एक्सपेंडिचर अप, प्राइस डाउन, एक्सपेंडिचर डाउन. क्लियर? और अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ये क्लियर है ना? अगर ध्यान नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या है, ग्रेटर देन, फ्लो इन द सेम डायरेक्शन है लेस देन, और अगर अप एंड डाउन होने से टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज रहता है तो उसे कहते हैं यूनिटी, और ईपी इज इक्वल टू वन. सी अगर इसको हम ग्राफिकली शो करते हैं तो जो ई यानी कि इलास्टिसिटी वन है, ईपी वन है, तो वो कर्व किसके होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस. ई वन का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज. बट यहाँ पे हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो प्राइस अप हो या डाउन हो, एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम. तो वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हैं, क्योंकि प्राइस अप और डाउन होने से एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर लेस देन वन है तो उसका डाउनवर्ड आपको बनाना है कर्व, और अगर ग्रेटर देन वन है तो उसका क्या बनाना है आपको, अपवर्ड. क्लियर?
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find out degree of elasticity of demand in the following cases using total expenditure method. आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके इसका कैलकुलेशन करना है. आपको गिवन है प्राइस, क्वांटिटी, आप क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर देंगे. एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. 8 इंटू 100 800, 10 इंटू 90 900. प्राइस इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि ऐसा फ्लो है सेम डायरेक्शन में. अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो क्या कहते हैं, लेस देन यूनिटरी. तो आपकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. आप राइट कर सकते हैं ईपी इज लेस देन 1, और इसको और करके आप राइट कर सकते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. क्लियर. इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है. पहले क्या निकाल देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर. प्राइस इंटू क्वांटिटी 800, प्राइस इंटू क्वांटिटी 800. सी, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर सेम है. प्राइस इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम. अगर प्राइस में चेंज होने से एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या बताया, इफ देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर देन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, मीन्स ईपी इज यूनिटरी. क्लियर. देन नेक्स्ट, percentage method. By percentage method we calculate the elasticity by using the percentage. As we discussed in the introduction, percentage in quantity upon percentage change in price. Percentage change in quantity कैसे निकालते हैं, change in quantity upon initial quantity into 100. Change in price into initial price into 100. See, P1 means old price or initial price. P2 means new price. Q1 means old quantity or Q2 means new quantity. Delta Q means Q2 minus Q1, new quantity minus old quantity, and delta P means P2 minus P1. ठीक है, सारे कंसेप्ट बता दिए आपको. P1 इनिशियल है, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, जब चेंज देखते हैं तो हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, इनिशियल से. अब यहाँ 100 से 100 कैंसिल, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये दोनों आ जाएंगे सेंटर में. यानी कि सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला क्या बन गया इलास्टिसिटी का, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1. क्लियर. देन आर्क मेथड. According to arc method, we calculate the elasticity between 2 points on the arc. Suppose this is the arc of demand curve, or you can say this is the given demand curve. You want to calculate the elasticity between the 2 points on the demand curve. Then in this situation you use the method of arc, or this is also called midpoint method. See, in this situation we always use average of price and average of quantity. It means इस situation में formula क्या हो जाता है, change in quantity upon change in price into average of price, means price 1 plus price 2 divided by 2. Average of quantity means Q1 plus Q2 upon 2. 2 से 2 cancel, और आर्क की सिचुएशन में क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. अब यहाँ पे ये P और Q था, यानी कि P1 P2, नीचे Q की जगह था Q1 Q2. वही फॉर्मूला है सेम. वहाँ पे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q था. यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ प्राइस एंड समेशन ऑफ क्वांटिटी. P1 और P2 का समेशन,
Q1 एंड Q2 का समीशन, यानी कि फाइनली आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, कभी भी आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालोगे यू ऑलवेज गेट द नेगेटिव आंसर। प्राइस इलास्टिसिटी is always negative. Why? Price elasticity is always negative because of the inverse relation between price of a commodity and its quantity demanded. क्लियर? तो हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आता है, लेकिन आपको उसको आंसर को फाइनली आप पॉजिटिव ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यूनिटरी हम कैसे गिनते हैं, यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, तो आपको नेगेटिव मिलेगा, तब भी आंसर को क्या लिख के आओगे, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, आंसर क्या आता है प्राइस इलास्टिसिटी का, ऑलवेज नेगेटिव। देन अब क्वेश्चन देखिए कैसे इनको यूज करना है फॉर्मूले को। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹12, then a person buy 20 units of it. When price falls to 10, then demand increase to 24. Find out price elasticity, or you can say find out elasticity by percentage method and arc method. क्लियर है क्वेश्चन? तो अभी सिंपल से स्टार्ट की है। सबसे पहले आपको जो डेटा गिवन है उसको पी एंड क्यू की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे और फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए। ई पी इज इक्वल टू बाय परसेंटेज मेथड जब हम कैलकुलेट करें, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी आपको क्या बताया था, न्यू माइनस ओल्ड, 24 माइनस 24, 10 माइनस 12 माइनस 2, इनिशियल प्राइस 12, इनिशियल क्वांटिटी 20। सोल्व कर देंगे, 2 6 जा 12, 4 5 जा 20। आपके पास क्या आ गया, -6/5, यानी कि आंसर क्या आ गया, -1/2। आपको बताया था फाइनल आंसर पॉजिटिव ड्रॉप करिए। इलास्टिसिटी क्या है, 1.2, इट मीन्स मोर देन यूनिट 2। क्लियर? अब इसी को सेम को किससे सोल्व करना है, हमें इसको हमें फिर सोल्व करना है आर्क मेथड से। आर्क मेथड से क्या फॉर्मूला होता है, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू सम ऑफ प्राइस अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हमने निकाला था, वही सेम यूज कर देंगे। सम ऑफ प्राइस मीन्स 22, सम ऑफ क्वांटिटी 44, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया, -1। ई पी इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यूनिटरी। इलास्टिसिटी कैसी है, यूनिटरी। क्लियर? यानी कि आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। फ्लो एक ही रखना है डिफरेंस निकालने के लिए, न्यू माइनस यू। आई होप ये आपको क्लियर हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर परचेज 2000 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। प्राइस एंड क्वांटिटी का टेबल बनाएंगे। 2000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 10 पर unit. How many units of a commodity purchased by the consumer when price falls to 8 per unit? Price elasticity of demand is 2. इसको कैलकुलेशन में 2 ना यूज करके क्या यूज करना है, -2। -2, आंसर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन ड्रॉप किस में करते हैं आंसर को, पॉजिटिव में। तो कई बार क्वेश्चन में नेगेटिव लिखा आता है, कई बार पॉजिटिव।
तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की बुक में आपको अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगी। कई बार क्या है डिफरेंस लेते हैं और माइनस पहले से ही, कुछ ऑथर्स की बुक में माइनस फॉर्मूले में आपको पहले से ही मेंशन मिलेगा, बट ये इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, यू विल गेट द करेक्ट आंसर बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड। तो कई बार जैसे हमने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी किया था, उसके साथ कुछ बुक्स में आपको नेगेटिव मिलेगा और इलास्टिसिटी को पॉजिटिव में ही कैलकुलेट करते हैं, बट हम कैलकुलेट नेगेटिव करके उसको लास्ट में आंसर को पॉजिटिव ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब सेम ही है। अब यहाँ से यहाँ पे मैंने मिसिंग क्वांटिटी को एज्यूम कर लिया x, तो इस सिचुएशन में अब EP क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। EP आपको गिवन है, उसको -2 रखोगे, डेल्टा क्यू मीन्स न्यू माइनस ओल्ड मीन्स x माइनस 2000 माइनस x नहीं करना है, क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड। प्राइस में चेंज 8 माइनस 10 मीन्स -2, इनिशियल प्राइस 10 और इनिशियल क्वांटिटी क्या है 2000। 0 से 0 कैंसिल, -2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, -2 -4, और ये 200 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, x माइनस 2000, 800 प्लस 2000 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या आ गई ₹20, x की क्वांटिटी निकालना था, प्राइस नहीं है, क्या लिखेंगे 2800 यूनिट्स। मैं रब करके लिख देती हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि यूनिट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसमें रुपीज़ नहीं आएगा। समटाइम कई बार ऐसे एरर कंडक्ट हो जाते हैं, बाय मिस्टेक मैंने रुपीज़ बोल दिया, क्या आएगा ये 2800 यूनिट्स। क्लियर। तो इस तरह से आपको कई बार मिसिंग प्राइस हो सकता है, कभी मिसिंग क्वांटिटी होती है। फॉर्मूले का फंडा सेम रखना है, हमें अलग सिचुएशन में अलग चीज़ अप्लाई नहीं करनी है, और डिफरेंस हमेशा क्या रखना है, न्यू माइनस ओल्ड, चाहे वो प्राइस के में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आप किस में कर रहे हो, क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज अलग अलग होगी, बाकी क्वेश्चन क्या है हमेशा पी और क्यू की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। A decline in price of a commodity by 10 causes an increase of 40 units in its demand. Decline in price, प्राइस कितना कम हुआ है, ये डेल्टा पी है, और क्वांटिटी कितनी बड़ी है 40 यूनिट्स, ये डेल्टा क्यू है, विच गोज अप टू 100, और डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई है 100। द न्यू प्राइस इज ₹30। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड एंड मिड पॉइंट मेथड, और यू कैन से आर्क मेथड। अब देखिए प्राइस डिक्रीज होने के बाद 10 हो गया, डिक्लाइन होने के बाद 10, डिक्लाइन होने के बाद 30 हो गया, यानी इनिशियली कितना था 40, 10 डिक्लाइन हुआ है और नया प्राइस है 30, इट मीन्स इनिशियल कितना था 40। जो यूनिट्स है वो 100 यूनिट्स हो गई हैं, इनिशियली कितनी थी ये हमें निकालनी है। 40 यूनिट्स इंक्रीज होने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितनी हो गई 100। इट मीन्स इनिशियली हमारे पास कितनी यूनिट्स थी, इनिशियली हमारे पास थी 60 यूनिट। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 40 इंक्रीज होने के बाद 100 हो गई हैं, इट मीन्स इनिशियली अपने पास कितनी थी 100 माइनस चेंज यानी कि 60। अब सेम टेबल बन गया, सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर था, बाकी फॉर्मूला वही डायरेक्ट लगाएंगे। EP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। डेल्टा क्यू आपको गिवन भी है 40 है, डेल्टा पी -10 क्योंकि डिक्लाइन हुआ है, इनिशियल प्राइस 40 और इनिशियल क्वांटिटी क्या है 60। कट कर देंगे जितना कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, -8/3। इसको सोल्व कर देंगे, 8 3 2 जा 6, फिर 20 आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये चलता जाएगा, यानी कि आ गया -2.67। इट मीन्स EP इज इक्वल टू 2.67, इट मीन्स मोर देन यूनिट। क्लियर। उसी के बेस पे आपको डिसीजन मेकिंग करना है। इनका लिटिल बिट वेरिएशन है, बाकी चीज़ें क्या हैं सेम है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन किस में कर देनी है, P और Q में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Suppose a seller of a textile cloth want to reduce the price of its cloth from 300 per meter to 285 per meter. If its present sales are 2000 meter per month and further it is estimated that its price elasticity is 0.7, then find out what will be the demand when price falls to 285, whether or not his total revenue increase as a result of his decision to reduce the price. एक तो आपको 285 पे क्वांटिटी निकालनी है प्राइस पे, और दूसरा आपको बताना है प्राइस डाउन करने के बाद उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले आपको पता है हर एक सिचुएशन में P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। प्राइस इनिशियली था 300 पर मीटर और उस टाइम पे सेल कितनी हो रही थी 2000 मीटर। अभी प्राइस डाउन कर दिया है 285, लेकिन ये नहीं पता कितनी सेल होगी इस पर, और इलास्टिसिटी आपको गिवन है 0.7। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मिसिंग क्वांटिटी लगाएंगे फॉर्मूले में। क्या करेंगे, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, एक्स लगा लेते हैं। ई पी को क्या लेंगे, -0.7। आपको बताया था कैलकुलेशन में क्या लेना है, हमेशा निगेटिव। डेल्टा क्यू एक्स -2000, डेल्टा पी 285 - 300 यानी कि -15 इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी। 20 से 20 कैंसिल, 20 को इससे करिए, कितना आ रहा है 15 2 जा 30, 300 आ गया। 15 2 जा 30, 300, 300 को इससे करिए, 7 3 जा 21, नहीं अभी और कट सकता है ये 20 से 20, ये 3 5 जा 15। अब इसको किया 5 2 जा 10, 100 हो गया। 100 इंटू 0.7, 700, 1 प्लेस के बाद डेसिमल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि क्या बन गया ये 70। x -2000, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 70 + 2000, इट मीन्स 2070। पहले क्वेश्चन में पूछा था व्हाट विल बी द डिमांड व्हेन प्राइस फॉल्स टू 285, तो डिमांड कितनी हो जाएगी, एट द प्राइस ऑफ ₹285 पर मीटर डिमांड ऑफ अ क्लॉथ इज 2070 मीटर। सेकेंड पूछा वेदर और नॉट टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिसीजन टू रिड्यूस द प्राइस। इसको आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। पहले मैं बता रही हूँ विदाउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में मैंने बताया था कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू का इलास्टिसिटी के ऊपर रिलेशन बेस्ड होता है। If elasticity means EP is less than 1, then price increase, total revenue increase. Price decrease, total revenue decrease. EP is less than 1. If EP is greater than 1, then price increase, total revenue decrease. Price decrease, total revenue increase. Why? EP लेस देन 1 का मतलब क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ग्रेटर देन 1 का परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जितना कम प्राइस कंपनी करेगी उतनी ही ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके इक्वल या उससे ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर जब ज़्यादा मिलेगी तो रेवेन्यू क्या होगा, इनहेंस होगा। अब अपने सिचुएशन में हमारी इलास्टिसिटी क्या है, इसमें गिवन है 0.7 मीन्स लेस देन 1। लेस देन 1 है और प्राइस क्या हो रहा है, डाउन। लेस देन 1 इलास्टिसिटी है, प्राइस डाउन हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, डाउन। तो आप कहोगे एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीजेस। एक तो आप ये टेबल की हेल्प से दे सकते हो, और दूसरा आप रेवेन्यू के फॉर्मूले के हिसाब से भी आंसर कर सकते हो। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं ओल्ड टोटल रेवेन्यू की, तो वो होगा ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी, मीन्स कितना हो गया 6 लाख। और न्यू की बात करूं तो न्यू टोटल रेवेन्यू, न्यू प्राइस
यानी कि 285 इंटू न्यू क्वांटिटी। अगर मैं आपको कैलकुलेशन शो करके दिखाऊं तो हमारा क्या आ रहा है, अपना आ रहा है 2070 इंटू 285, 534,060, 534,060 मल्टीप्लाई किया हमने 534,060। क्लियर है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक बार मैं फिर से चेक कर देती हूँ मल्टीप्लाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं दिया है। हमने किया है 2070 क्वांटिटी है और नया प्राइस क्या है 285, सॉरी 289,995। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुई है, कई बार कैलकुलेटर से भी रॉन्ग हो जाता है। हमारा मल्टीप्लाई करके आया आंसर 598। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है। 285 इंटू 2070, यानी कि क्या आंसर आ रहा है 589,950। इट मीन्स रेवेन्यू क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है डिक्रीज। क्लियर है। तो ये साफ साफ क्लियर है। या तो आप बिना कैलकुलेशन के रेवेन्यू को बता दो कि रेवेन्यू क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड और न्यू सारी क्वांटिटी और प्राइस अवेलेबल है तो यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दैट। तो हमारा आया ये अपना 589,950। इट मीन्स टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। तो पूरा लैंग्वेज लिखोगे आप, as a result of reduce in price of a product or price of the cloth, total revenue decreases because the price elasticity of demand is less than 1। क्लियर। तो टोटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड फंक्शन। तो पॉइंट मेथड में कई बार आपको क्या दिया होता है, डिमांड फंक्शन। Given the following demand function, Q is equal to 100 minus 3P, calculate elasticity of demand when price is ₹10। अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है यानी कि इक्वेशन दी हुई है तो उस सिचुएशन में इलास्टिसिटी का क्या आंसर हो जाता है, उसको कैलकुलेट करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस। प्राइस आपको गिवन है, इक्वेशन में पुट करके पहले क्या कैलकुलेट कर दीजिए, क्वांटिटी। 100 माइनस 3P, 100 माइनस 3P, P इज 10 मीन्स क्वांटिटी कितनी हो गई, 70। डिफ्रेंशिएट गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। डिफ्रेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे प्राइस के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट dq upon dp minus 3। EP is equal to dq upon dp into initial price upon में initial quantity। मीन्स आंसर क्या आ गया, -3/7। इसको सोल्व करोगे, 4 7 जा 28, 7 4 जा 28, 20, और इसको करोगे फिर 2 पे जा रहा है, देन मोर आएगा, इसको अप्रोक्सली कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट -0.43। इट मीन्स EP इज इक्वल टू 0.43, दैट इज लेस देन यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है, तीनों वैरायटी क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट टाइप की इलास्टिसिटी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक सारी हमारी वैरायटी हो चुकी है। I told you price elasticity is always negative, but income elasticity can be positive or negative. If income elasticity is negative, it means goods are inferior or given. If income elasticity is positive, it means goods are normal. Negative means inferior or given, positive means normal or general. Clear?
फॉर्मूला रिमेन द सेम, से वेरिएबल चेंज होगा। सपोज अगर मैं बात करूँ परसेंटेज मेथड की, तो जो अपना फॉर्मूला है ईपी कैलकुलेट करने का वो हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि जहाँ पी था वहाँ से पी को किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई से। देन अगर मैं बात करें आर्क मेथड या मिड पॉइंट मेथड की, तो उस सिचुएशन में ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू समेशन ऑफ इनकम अपॉन समेशन ऑफ क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं पॉइंट मेथड की, या फिर आपको जब फंक्शन गिवन है, जब डिमांड फंक्शन गिवन होता है, उस सिचुएशन में अगर इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी इज, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करना है, बाय मिस्टेक मैंने पी का फ्लो चला दिया। इनकम इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंट बाय ई वाई, इसको क्या लिख देंगे, डी क्यू अपॉन डी वाई मीन्स डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम इनटू इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, डिफरेंस है वेरिएबल का। वहाँ पे प्राइस वेरिएबल का इफेक्ट चेक किया था, यहाँ पे इनकम वेरिएबल का इफेक्ट चेक करेंगे। तो नॉर्मली वैसे ही वैरायटी होगी, जो डिफरेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको गिवन है क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन फॉर रेडीमेड ट्राउजर हैज बीन एस्टिमेटेड, Q is equal to 2000 plus 15y minus 5.5p. Calculate price elasticity and income elasticity when P is equal to rupees 150 and Y is equal to rupees 15. Determine what effect a rise in price would have on total revenue. तो आपको फंक्शन गिवन है, लेकिन इस फंक्शन में आप देख रहे हो दो से ज़्यादा वेरिएबल है। फंक्शन गिवन है तो डेरिवेटिव यूज़ किया जाएगा, और अगर किसी फंक्शन में, किसी इक्वेशन में दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड। प्राइस आपको गिवन है और आपको इनकम गिवन है, सीधी सी बात हम करेंगे, यूज़ करते हैं अपना फॉर्मूला, क्या होता है ईपी का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। और इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी वाई इंटू इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। आपके प्राइस है, इनकम है, सबसे पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करके क्या निकाल दीजिए, क्वांटिटी। क्यू इज इक्वल टू 2000 प्लस 15y माइनस 5.5, क्या बन जाएगा ये, 2000 प्लस 15 इंटू 15 माइनस 5.5 इंटू प्राइस क्या है 150। सोल्व करोगे यू विल गेट 1400 यूनिट्स एज अ क्वांटिटी। अब देखिए हमारे पास P आ गया, Q आ गया, Y आ गया, हमें क्या चाहिए, डी क्यू डी पी डी क्यू डी वाई। जो गिवन फंक्शन है इसे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड इनकम डेरिवेट कर दीजिए बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव मेथड। सी डियर, अगर आपको डी क्यू अपॉन डी पी निकालना है तो पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस आप डेरिवेट करेंगे। जब प्राइस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो इनकम को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो अब 2000 और 15y क्या है, कांस्टेंट, यानी कि डेरिवेट करते समय ये 0 हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी पी का आंसर हो जाएगा -5.5। सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करके, तो प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है डी क्यू अपॉन डी वाई का वो क्या हो जाएगा, 50। अब फॉर्मूले में सारी आपके पास वैल्यूज़ हैं, उसको फॉर्मूले में पुट करिए एंड फाइंड आउट द इलास्टिसिटी। सी ध्यान दीजिएगा, अब फॉर्मूला अपने पास है ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इनिशियल प्राइस मीन्स 150 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी 1400। इसको हम क्या करेंगे, कट करके
सोल्व कर देंगे एंड देन वी गेट द आंसर। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके जैसे भी आपको सिंप्लीफाई, सबका अपना अपना तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का, मैं आपको फाइनली आंसर बता रही हूँ कि इसका फाइनली आंसर क्या होगा। अब उसको सिंप्लीफाई आप कैसे करते हैं, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऑल क्लियर है। ये क्या आ जाएगा आपका 0.59 नेगेटिव 0.59। इलास्टिसिटी प्राइस को कभी भी नेगेटिव पे नहीं छोड़ते, किस पे छोड़ते हैं, पॉजिटिव पे, यानी कि लेस देन यूनिटरी। सिमिलरली इनकम का निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई मीन्स 15 इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1400, यू विल गेट 0.16। ये भी क्या है, लेस देन यूनिटरी। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। ईपी हमारे पास आ गया 0.59 और इनकम इलास्टिसिटी आ गया 0.16। क्लियर। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन व्हाट इफेक्ट अ राइज इन प्राइस वुड हैव ऑन टोटल रेवेन्यू। अब बिना कैलकुलेशन के आप दे सकते हो। आपको भी बताया था कि अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो प्राइस डाउन करने से टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डाउन होगा। प्राइस अप करने से टोटल रेवेन्यू अप होगा। तो इनकम इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 है और ये कह रहा है राइज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 का मतलब है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट मीन्स अगर लेस देन 1 है उस सिचुएशन में आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपके कम कस्टमर कम होंगे एंड यू आर एबल टू इनहेंस योर रेवेन्यू। तो अब आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो प्राइस अप होने से टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, अप होगा। तो आप कहोगे आवर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, therefore rise in price will increase the total revenue। क्लियर है, ऑल क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस इलास्टिसिटी की। अभी हमने बात की प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, इनकम इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, और क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है तो गुड्स आर नॉट रिलेटेड। यानी कि एक गुड्स के प्राइस में चेंजेस से दूसरे की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी किसके लिए होती है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। यानी कि इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। जो डिटर्मिनेट में हमारे पास डिटर्मिनेट था, अभी हमारे पास था इनकम ऑफ कंज्यूमर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो जो अपने डिटर्मिनेट पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो उससे कौन सी इलास्टिसिटी बनी है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस को मैच करते हैं। यानी कि अगर एक्स का प्राइस है तो एक्स की ही क्वांटिटी है इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी में जो अब हम बात करेंगे चेंजेस की, तो प्राइस ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ वाई, और वाइस वर्सा सिचुएशन प्राइस ऑफ वाई इज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ एक्स। फॉर्मूला सेम वही रहेगा जैसा कि हमारा प्राइस में था। परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला क्या होगा, ई सी यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। बस यहाँ पे एक्स का क्वांटिटी है और वाई का प्राइस है और वाइस वर्सा। इट में भी पॉसिबल ऐसे भी हो सकता है आपके पास डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा पी एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाई। एंड देन अगर आर्क मेथड में बात करेंगे, सेम आर्क मेथड में भी फॉर्मूला रहेगा सेम, ई सी इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू समेशन ऑफ प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाई, सॉरी क्वांटिटी ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पे एक की क्वांटिटी लेना है, दूसरे का क्या लेना है, प्राइस। बाकी फंडा क्या है, सेम है। तो जो डिफरेंट न्यूमेरिकल है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, बाकी जो हमने वैरायटी की है उसी से आप कर सकती हो आसानी से। तो रेफरेंस के लिए एक मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेज फ्रॉम 45 रुपीज़ पर 250 ग्राम to rupees 55 per 250 gram. As a result, the consumer demand for tea increases from 600 to 800 packs. Find the cross elasticity of demand. See, price of coffee given है और demand of tea given है. Price of coffee changes from 45 to 55 for 250 gram and packs requirement 600 to 800. यानी कि एक का प्राइस अप होने से दूसरे की डिमांड अप हो गई है, यानी कि एक दूसरे से कैसे हैं, क्रॉस रिलेटेड हैं। ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब प्राइस किसका है, प्राइस है कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी लिख दीजिए, और क्वांटिटी है टी की, तो उसके साथ टी लगा दीजिए। अब वैल्यू पुट कर दो। Change in quantity of tea means 200. Change in price of C 55 minus 45 10. Initial price 45. Initial quantity 600. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 से इसको कट किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये क्या आ गया 1.5। क्लियर। और इसी को अगर आप, ये तो परसेंटेज मेथड है, सेम क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेट करते आर्क या मिड पॉइंट मेथड से, तो क्या हो जाता है आपका, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू समेशन ऑफ प्राइस, ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस, एंड समेशन ऑफ ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। सी, चेंज इन क्वांटिटी सेम रहेगा, 200 अपॉन 10 इंटू आपके पास समेशन ऑफ प्राइस मीन्स 100, समेशन ऑफ क्वांटिटी मीन्स 1400। सोल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये वाला 2 से इसको कट किया 10, और ये हो गया 7, 10/7। ठीक है, और इसको करोगे 7 1 जा 7, देन 3 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 7 किया, 7 1 जा 7, 3 आया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 20 हो गया, एंड अप्रोक्सली अगर बात करें 1.43 के आसपास आंसर है। सी, आप देख रहे हो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे तो टी कॉफ़ी लिखा है, नाम से भी आपको पता चल गया सब्स्टिट्यूट है। अगर एक्स वाई भी लिखा होता और क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती, इट मीन्स गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और नेगेटिव होती तो कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गुड्स हैव 1.2 एज अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वुड यू डिस्क्राइब एज सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो गिवन गुड्स क्या है हमारे लिए, सब्स्टिट्यूट, और नेगेटिव होता तो ये होता कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस ऑफ वन गुड राइजेज बाय 5%, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ अदर गुड्स होल्डिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट। अब आपको पता है जो इलास्टिसिटी क्रॉस होती है वो होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी किसकी है, सेकेंड गुड की है, फर्स्ट गुड का क्या है, प्राइस। इलास्टिसिटी 1.2 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5% है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 5 यानी कि 6, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या आ गया, 6। क्लियर। आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 5%, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज बाय 6%। और अगर नेगेटिव आता तो इंक्रीज की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हम, डिक्रीज। क्लियर है।
कैलकुलेशन में अगर नेगेटिव आ जाता तो हम क्या वर्ड यूज़ करते, डिक्रीज, लेकिन हमने 5% पुट करने के बाद 6 आंसर आया, इट मीन्स 6% इंक्रीमेंट हुआ। तो ये थी हमारी वैरायटी डिफरेंट इलास्टिसिटी की। अब सबका थोड़ा सा एक कंबाइन क्वेश्चन कर लेते हैं और इसी के साथ इसको क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, एक ही में सारा रिकॉल कर रहे हैं पूरा जितना पढ़ा है। कैलकुलेट रेलेवेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 200 to 300 एंड ऑल अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। अब जिस फैक्टर को आप सिर्फ पढ़ रहे हो उसको यूज़ करना है, बाकी को क्या मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है, फिक्स मानना है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो इसमें मुझे प्राइस गिवन है 12 से 10 हो गया है प्राइस, और जो क्वांटिटी है वो 200 से 300 हो गई है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी इज योर -2 इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, आंसर आ गया आपका -3 मीन्स ई पी इज इक्वल टू 3, मोर देन यूनिटरी। सेकेंड पार्ट में इंक्रीज दिया हुआ है इनकम का, यानी कि वाई आपकी 1500 से 4000 हो गई है, तो क्वांटिटी आपकी 200 से 300 हो गई है। रिलेशन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा क्यू इज 100, डेल्टा वाई 4000 माइनस 1500, इट मीन्स 2500। इनिशियल प्राइस, इनिशियल इनकम 1500 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी 200, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका 3/5 2 जा 10 मीन्स 0.3। इनकम इलास्टिसिटी इज 0.3। देन सिमिलरली थर्ड में क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस पूछ रहा है। क्रॉस में प्राइस और क्वांटिटी का ही रिलेशन है, सब्स्टिट्यूट है, यानी कि सपोज प्राइस 1 का है तो क्वांटिटी किसकी है, 2 की। प्राइस 20 से 15 हो रहा है और क्वांटिटी 200 से 300 हो रही है। क्रॉस इलास्टिसिटी इज चेंज इन क्वांटिटी मीन्स न्यू माइनस ओल्ड अपॉन चेंज इन प्राइस मीन्स 5, इनिशियल प्राइस 20, इनिशियल क्वांटिटी 200, 20 से 20 कैंसिल, 5 4 जा 20, 2 से इसको कट किया 2, यानी कि आंसर क्या आ गया 2। पॉजिटिव है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन क्वेश्चन में हमें पहले ही बताया है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव। क्लियर है, तो ये तीनों हमारे अलग अलग इलास्टिसिटी के आंसर आ गए, जिसके साथ मैंने वाइंड अप कर दिया। ये सारी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के क्वेश्चन हैं। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।